पासिंग द टॉर्च, खेलों के जानकार ये बहुत अच्छे से समझते हैं। बीजेपी ने पासिंग द टॉर्च मूवमेंट न केवल क्रिएट किया बल्कि यह भी दिखाया कि हर कोई हर किसी जगह तक पहुंच सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासत ने पीढ़ियों को बदलते देखा है, एक तय फॉर्मूले में, एक तय तरीके से। जैसे उच्च पद पर किसी चेहरे ने अपने बेटे या बेटी को कुर्सी दे दी, नीचे के पद पर कोई लंबा चल गया तो किसी और को बैठा दिया। पर यह पासिंग द टॉर्च नहीं होता है। 3 राज्यों में बीजेपी ने जनरेशन चेंज को अमली जामा पहनाया और पूर्व कुर्सीधारी चेहरों से प्रस्ताव दिलवाकर पहली बार सियासत में पासिंग द टॉर्च पॉसिबल है दिखा दिया। ये 360 डिग्री टर्न है, एक नई फ्रंटलाइन बनाने की कवायद है। इसके अपने फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी, और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से सारिका सिंह जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। सारिका सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पासिंग द टॉर्च मूवमेंट अगर पॉलिटिक्स में हो सकता है तो यही है, इसके अलावा अन्य कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं दिखता जिसमें जनरेशन चेंज इतना क्लियरली नजर आता हो। यह कितना फायदेमंद हो सकता है एक प्रदेश में विपक्ष की नजर से, आप देखकर बताएं। देखिए, पहली बात तो जो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो पासिंग द टॉर्च की आप अगर बात कर रहे हैं तो एक वृहद परिप्रेक्ष्य में अगर हम आज की इस जो 3 राज्यों के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने सीएम कैंडिडेट्स को घोषित किया है, तो लगता ऐसा कुछ उसमें नहीं लगता है। उनकी ये भावना उसके पीछे कहीं भी जागृत नहीं होती है कि वो कुछ इस तरीके की कोई जनरेशन चेंजेस की बात करना चाह रहे हैं। कैसे? आप अगर तीनों आप जी, मैं बिल्कुल वही बात बता रही हूँ। पहली बात तो देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने, और बिल्कुल आप देखिए कि नए से चेहरों को ला करके, जिनको आप देखिए आज जो राजस्थान की हम बात करते हैं, वहां पर जो मुख्यमंत्री आपने बनाया, एक बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, एक राज्य की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो आप अगर एक ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि विधायकी भी, जो पहली बार विधायक बन के आए हैं, जिनको शायद विधायकी और जो सांसद पहली बार चुन करके आते हैं, उनकी ट्रेनिंग का एक पैटर्न रखा जाता है क्योंकि उनको उसका ज्ञान नहीं होता है। आप देखिए कि पहली बार के जीते हुए व्यक्ति को आप इतने बड़े स्टेट की जिम्मेदारी सौंप रहे हो, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है आने वाले भविष्य पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता के बिहाफ पर रिस्क लिया जा रहा है, लेकिन रिस्क तो कभी-कभी पॉजिटिव भी निकल ही सकता है ना। नहीं, देखिए ये रिस्क, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें रिस्क वाली या जनरेशन चेंज की या एक मैसेज की बात नहीं है। ये सारा का सारा जो स्वरूप है वो आप देखिए। इसमें अगर हम इन तीनों राज्यों में जिस तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या स्पीकर का जो चुनाव किया है, आप अगर उसमें गंभीरता से उसके ऊपर उनके घटनाक्रम पर अगर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सारा का सारा हिंदुस्तान के अंदर एक राजनीति का दूसरा एक राजनीतिक, किस तरीके की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो संघीय ढांचा है, अपना राज्यों की अलग भूमिका होती है, केंद्र की अलग भूमिका होती है, मुख्यमंत्री के अपने कार्य क्षेत्र होते हैं। आप देखिए जो अब जो नई तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, वहां पर आपको ये लगेगा कि राज्यों का महत्व, राज्य के मुख्यमंत्री का महत्व कहीं आपको नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इस तरीके के मुख्यमंत्री इन्होंने बनाए। मैंने सारिका जी क्रॉस क्वेश्चनिंग सेकंड राउंड के लिए बचा कर रखी है। 2 मिनट सारिका जी, मैंने अपनी क्रॉस क्वेश्चनिंग नेक्स्ट राउंड के लिए बचा कर रखी है। वो भी मैं आगे आपके पास आऊंगा। अब मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी को भी इस डिबेट में शामिल कर लेना चाहता हूं, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग का दौर चालू करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जनरेशन चेंज के अपने फायदे भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, उसने खुद बिजनेस बहुत अच्छे से चलाया, उसके बच्चे को दिया, तो गारंटी नहीं है कि उसका बच्चा उस बिजनेस को सही सपाट चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। क्वालिटीज जो कि भजन लाल शर्मा जी को अलग बनाती हैं, वो संगठन से जुड़ी हुई हैं, सत्ता से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसके आपको प्रोज नजर आते हैं या कॉन्स नजर आते हैं? देखिए स्वप्नल जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने साधारण कार्यकर्ता को उच्च से उच्च पद तक ले जाती है। हमारी पार्टी में एक परंपरा रही है, हम यहाँ राजनीतिक पदों को पद नहीं मानते, उसको एक जिम्मेदारी मानते हैं, दायित्व मानते हैं, एक ड्यूटी समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें उसको इस बात को सिखाया जाता है कि वो एक जिम्मेदारी के रूप में ले। बहन सारिका जी ने जो बातें कही, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुंठा है, उनके साथ तकलीफ है कि वो जनरेशन शिफ्ट नहीं कर पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे।
भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि उन्होंने समय समय पे जब उनको उचित लगा तब जनरेशन को शिफ्ट किया, सेकंड लाइन थर्ड लाइन को निरंतर आगे बढ़ाते गए हैं। नहीं देखिए, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आप ही की बात को समझना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बीच में पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को ऊपर तक ले जाती हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि संगठन में इतना भारी एक्सपीरियंस के साथ वो प्रदेश अध्यक्ष बने होते तो हमें कोई डाउट नहीं होता शॉर्ट कि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गए होते तो हमें ये बिल्कुल लगता कि हाँ, संगठन को संभाला व्यक्ति संगठन को संभाल रहा है। सत्ता उनके लिए नई फील्ड है। मैं आपको कुछ नाम गिनाऊंगा। जब नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया तो वो बिल्कुल नए थे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो दूसरी बार की सांसद थी, कांग्रेस में उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। चंद्रशेखर एकमात्र ऐसे उदाहरण है जो क्लास में मॉनिटर भी नहीं रहे, सीधे प्रधानमंत्री बने। आई के गुजराल एक बड़ा उदाहरण है। और इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सफलतम 20 साल तो गुजरात में अपने मुख्यमंत्री के रूप में दिए और फिर प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा है, वो सांसद बनाए गए, पहली बार सांसद बने, प्रधानमंत्री बने। नहीं, लेकिन पहली बार गुजरात में नेहरू जी का नाम लेना पहले ही उसमें मुझे लगता है कि उस समय तो देश चूंकि आजाद ही हुआ था, जो भी होता वो पहले ही होता निश्चित रूप से। लेकिन उसके बाद के जो मैंने आपको जितने नाम गिनाए हैं, ठीक है, वो सभी लोग वो हैं जो पहली बार गए और उनकी प्रेजेंस निश्चित रूप से उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है भारत के आजाद भारत के इतिहास में, संसदीय। नहीं तो आप भजन लाल जी पर बताइए ना। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि भजन लाल जी अगर संगठन में ही और ऊंचे पद पर गए होते तो हमें ये पक्का यकीन होता कि वो और आगे ले जाएंगे। सत्ता उनके लिए नई फील्ड है। देखिए, पद ऊंचा या नीचा नहीं होता। हमारे यहाँ जो भी जिस पद पे जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है उसके लिए वो बड़ी जिम्मेदारी है। 4 बार से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं। उससे पहले वो जिले के अध्यक्ष रहे हैं, जिले के महामंत्री रहे हैं, युवा मोर्चा के महामंत्री रहे हैं, उससे पहले विद्यार्थी परिषद में काम किया है और एक निरंतर उनकी सक्रियता रही है। और दिक्कत क्या आती है कांग्रेस के लोगों के साथ? 5 साल इनके जिस सिर्फ फुटओवल में गुजर गए, जनरेशन शिफ्ट नहीं कर पाए, यही तो इनके साथ बड़ा झगड़ा था जिसका इनके यहाँ निवारण नहीं हो पाया। अब मेरे साथ जितेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके नेक्स्ट राउंड पर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग चालू कर दूंगा, सवालों की गति थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले जितेंद्र यादव जी, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पासिंग द टॉर्च। पासिंग द टॉर्च मोमेंट पॉलिटिक्स में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पासिंग द टॉर्च मूवमेंट हमने बीजेपी में देखा। एक जनरेशन शिफ्ट हुई, एक जनरेशन चेंज हुआ। इसके अपने प्रोज हो सकते हैं, अपने कॉन्स हो सकते हैं। और चूंकि आप राजनीति पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं कि पासिंग द टॉर्च शब्द पॉलिटिक्स में आता नहीं है, लेकिन यहां पर ना बोलूं तो क्या बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, देखिए आपकी मैं सरल कर देता हूं इस समस्या को। होता क्या है कि किसी भी डिसीजन मेकिंग में टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। समय, हमें उस निर्णय की समीक्षा से पहले हमें समय परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए कि किस समय लिया जा रहा है ये निर्णय। अब इसे पार्टी पॉलिटिक्स के साथ जब हम जोड़ के देखते हैं, इससे जरूरी है कि इस समय लिया गया है। हालांकि आपकी बात सही है कि दोनों तीनों राज्यों के जो एग्जाम्पल है वहां पे कुछ ऐसा हमें नजर आता है कि भाई सेकंड लेयर ऑफ लीडर्स तैयार करने का उनका लग रहा है। मैं तो टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ। बिल्कुल, वहां देखो, कांग्रेस के लिए मैं हमेशा पहले कहा करता था, एक शब्द है, प्रोफेसर रजनी कोठारी जी भी कहते थे, कांग्रेसिज्म। कांग्रेस की अपनी एक पहचान, उसकी कांग्रेस की विचारधारा, जिसको नकारात्मक सेंस में होता है कि वो दूसरी लेयर तैयार करने नहीं देता है। लेकिन इस मामले में फ्रंट फुट पे खेल रही है और थोड़ा सा एडवांटेज है बीजेपी को, ये मैं कहूंगा, निसंकोच स्वीकार करूंगा। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष है कि इस समय ये लिया गया जब 2024 का निर्णय, इलेक्शन हमारे सामने है। भैया, अगर पासिंग द टॉर्च की बात होती तो तीनों जो हमारे सीएम और जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, यहाँ उन्हें ध्यान क्या रखा गया? देखो, प्रॉज और कॉन्स की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है जातिगत समीकरण, एक बात। दूसरी बात है कि उन्हें ऐसे, ये आप देख, मैं बेबाकी से ये कहूंगा कि राजस्थान की राजनीति में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। समय ऐसा है कि केंद्र में बैठी सत्ता या आला कमान कुछ एक 70 के दशक में पहुंच जाइए। सर स्वप्निल, एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है। 60 से 70 के दशक की बात करूं तो वहां पे केंद्र में जो प्रतिनिधित्व होता था, नेतृत्व होता था, उसको ऐसा व्यक्ति राज्य में चाहिए जो उसका यस सर या यस मैडम कह सके। कुछ ऐसी प्रवृत्ति भी यहाँ पे देखने को आ रही है। बीजेपी में केंद्रीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हाजी की गुड़िया उन्हें कहां से मिलेगी? आप दोनों चीजों, इनके व्यक्तित्व पर यदि ध्यान दो, एक प्लस पॉइंट है कि ये कर्मठ हैं, दूसरा प्लस पॉइंट है ये संघ के अनुशासन से आते हैं, और तीसरा इनके पास प्लस पॉइंट क्या है कि ये बहुत शांत प्रवृत्ति के हैं। इसके अलावा मुझे चौथा कोई प्लस पॉइंट नजर नहीं आता। बल्कि अब मैं नकारात्मक चीजें जो देख रहा हूं,
नकारात्मक चीजें ये हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि बोलिए, एक मुझे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कूटनीतिक चालू करनी कौशल, है। जी 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 जी, कूटनीतिक कौशल और एक चमत्कारिक व्यक्तित्व का और स्वतंत्र व्यक्तित्व। देखिए सीएम एक व्यक्ति नहीं होता, सीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है। आप उस पद की गरिमा, उस व्यक्ति की गरिमा उस व्यक्तित्व से भी बनती है। तो यहाँ मुझे बैकफुट पर जाता है, तो मेरे को लगता है ये पासिंग द टॉर्च वॉर्च कुछ नहीं है। मुझे एक अच्छा। हाजी की गुड़िया, ये एक समय का तकाजा था कि 2024 को साधने के लिए और हाजी की गुड़िया चाहिए, नहीं इससे नहीं बढ़िया नहीं, जब आप फ्रंटलाइन राजनीतिक क्रिएट समीकरण करते हैं, अब मैं साधने वाला क्रॉस कोई नाम क्वेश्चनिंग नहीं चालू है। कर रहा हूं, जब आप फ्रंटलाइन क्रिएट करते हैं तो आपका मिशन 3-4 महीने बाद का नहीं होता है, आपका विजन 5-10 साल के आगे का होता है। उस लिहाज से ये कदम हो सकता है। लेकिन जितेंद्र भाई देखिए, अब मैं सीधा सीधा अब मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग पर आ रहा हूं और मैं आपको क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं और इस बात को आप देखिएगा कि आप इसे पासिंग द टॉर्च मत माने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने एक नई टीम खड़ी कर दी है और स्मूथली की है। मतलब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है तो वो अपने बच्चे को तो वो कुर्सी दे सकता है, लेकिन किसी और को वहां तक नहीं पहुंचने देता, और उसके नीचे के चेहरे एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चेंज होते रहते हैं। बड़े लेवल पर इतना स्मूथली एक आध उदाहरण अगर आप बता पाए तो मैं आगे बढ़ूं। जी स्वप्निल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मेरी बात का पहला पार्ट जो था वो यही था कि जो बुराई कांग्रेस की खात्मे की तरफ इसको ले गई, ये 80s के दशक की बात है। 80s के दशक में उसको कहते थे कांग्रेशनल एरा का अंत, उसकी मोनोपोली का अंत। उसका एक मेजर कारण था उसमें कांग्रेसिज्म का पनपना, अर्थात वो सेकंड लेयर तैयार ही नहीं होने दिया उन्होंने कभी। ये बीजेपी बहुत इसके बधाई है, बीजेपी इस मामले में बधाई की पात्र है और मैं स्वीकार करता हूं कि सेकंड लेयर के लिए इस मामले में ये प्लस पॉइंट है उनका। ठीक है, मैं सारिका जी अब आपके पास आ रहा हूं और देखिए मैंने पहले हिस्से में आपकी पूरी बातों को सुना, अब आपको मेरे सवालों के साथ रहना होगा। मैं तेजी से सवाल पूछता जाऊंगा। मेरा पहला सवाल तो यही है, इंदिरा गांधी जी के सामने कोई भी अगर कुछ बोलने की कोशिश करता था तो कहां बोल पाता था? सिमिलैरिटी। दूसरी बात हमने 2018 में देखी, जब पार्टी जनरेशन चेंज की ओर सोच रही थी वो हो नहीं पाया, कुछ भी स्मूथ नहीं रहा, तब से लेकर आज तक सिर्फ स्पीड ब्रेकर्स। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जिस तरीके का केंद्रीयकरण आज यहाँ पर किया गया है, जिस तरीके से बीजेपी कर रही है लगातार, और पूरा का पूरा सिनेरियो इस तरीके से केंद्रीयकरण नहीं होने का नुकसान आपकी पार्टी ने झेला है। नहीं, मैं स्वप्निल इनकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। उस वक्त इंदिरा गांधी के टाइम में कर्नाटक में जो हुआ, उन्होंने तुरंत राज्यपाल से इस्तीफा मांग लिया, यहां तक कि न्यायपालिका को नहीं छोड़ा। आप रेल को जब मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, एनटीआर विदेश में इलाज करवा रहे थे, उनको सरकार जाने वाली है के नाम पर यहां भाग कर आना पड़ा और दिल्ली में फोटोज खिंचवाने पड़े, परेड करवानी पड़ी विधायकों की, फिर भी सरकार गिर गई। तो केंद्रीकरण का नुकसान। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि हम देश का भविष्य देख रहे हैं, या हम हमेशा ही पीछे की बातों को पकड़ करके आगे की बातों हम नहीं, लेकिन भविष्य देखने वालों में अब युवा चेहरे भी होने चाहिए ना सारिका जी। आज जो युवा चेहरे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, पार्टी के अनुभवी चेहरे जो पहली बार विधायक बना, आपके पास में आपकी भी नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के अनुभवी चेहरे खुद कह रहे हैं कि उन्हें हटना नहीं। इसके पीछे जो उनकी कुर्सी तो उनको छोड़ ही नहीं रही है, वो कुर्सी छोड़ना चाह रहे हैं, कुर्सी उनकी छोड़ नहीं रही है। नहीं सारिका जी देखिए, मैं सवाल को रिफ्रेम करता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए सवाल को रिफ्रेम करता हूं। 2018 में लगा था कि शायद आप लोग जा रहे हैं जनरेशन चेंज की ओर, आप गए नहीं, और वो अब तक दिख रहा है। तो जनरेशन चेंज आपको अनकंफर्टेबल करती है अनटिल एंड अनलेस कि वो एक ही या तो ब्लड लाइन में हो या फिर एक ही पैटर्न पर हो, कोई नया पैटर्न आप क्रिएट करते नहीं दिखते। अनिल जी, ऐसा है कि जो चीजें वक्त के साथ में जो चीजें जहां अवसंभावी हैं, अगर उस तरीके के बेसिक परिवर्तन अगर कोई नहीं करता है तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसके पीछे आपकी भावना क्या है, आप किस तरीके को लेकर के, और उसके आगे आने वाले आपकी भावना क्या है जनरेशन चेंज नहीं करने के पीछे? परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कांग्रेस में कहाँ नहीं है। आप इस बार देखो ना, कितने लोगों को टिकट मिले हैं और नए लोग जीत करके आए हैं। नहीं, आप मेरी बात नहीं लोगों को टिकट मिले मैं बात कर रहा हूँ लीड करने के लिए। परिवर्तन हुए हैं, जैसे आप नहीं स्वप्निल, इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं। अगर ये चेंजेस की प्रवृत्ति, माफ करना बीच में बात काटने के लिए, अगर ये चेंजेस की प्रवृत्ति पहले कांग्रेस में रही होती तो वो जो एक लेटर बम चला था, आपको ध्यान है पिछले लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस में दिल्ली वाले वहां के प्रबुद्ध और जो उसका स्तंभ थे,
उन्होंने परिवर्तन की बात की। आजाद को देखिए, आप कश्मीर के इतने बड़े जो लीडर है उनको खोया, और इतना बड़ा एक लेटर बम हुआ था, आपको तो ध्यान यूथ होगा, भी खोया, करीब करीब आप 30 यूथ के भी लगभग खोया। पूरी आप देखिए कांग्रेस एक ज्योतिरादित्य तरफ हो सिंधिया गई को थी, आप तब भी खोते परिवर्तन हैं, नहीं किया। इसके अलावा और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जो यंग चेहरे थे और वो या तो बीजेपी में चले गए या उन्होंने अपना दूसरा भविष्य तलाशना शुरू कर ऐसा दिया। है कि लेकिन ठीक है, मैं जिस सारिका जी आऊंगा पार्टी आपके में पास। डॉक्टर लोकतंत्र सुरेंद्र सिंह जी, होता मैं एक बार है। फिर आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र भाई, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आज आपने एक फॉर्मूले को सोचा और एक फ्रंट लाइन बनाने की कोशिश की। वो फ्रंट लाइन संगठन के स्तर पर तो बहुत मजबूत नजर आती है, लेकिन सत्ता चलाने की फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो एक इनएक्सपीरियंस नजर आता है। ये ठीक है कि आपने हर सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम लगाए हैं, लेकिन 3 धड़ों का एक साथ चलना, ये कोई ट्राईसाइकिल तो है नहीं, कोई रिक्शा तो है नहीं। देखिए, सरकार बिल्कुल। की जो कामकाज है उस पे तो समीक्षा हम 6 महीने 12 महीने बाद करें तो निश्चित रूप से इस पे ठीक रहेगा। भजनलाल जी को अभी मुख्यमंत्री बनाया है, उनके साथ 2 सहयोगी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आने वाले 6 महीने 1 साल उनके कामकाज को देखेंगे। आज ही हम विश्लेषण कर लें कि वो उनको अध्यक्ष नहीं रहे इसलिए हो सकता है वो कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो जाएं, ये कहना बिल्कुल सरासर बेमानी सी बात है। नहीं, और बात मैं फिर बात यहाँ पे बात यहाँ मैं संतोष एक शेर बात की और नहीं कहना होती है, चाहूंगा। मेरे आपने ख्याल उनमें से से प्रो क्या उठाया? ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप बिल्कुल ये जो निर्णय है वो पासिंग द टॉर्च है। नहीं, हमारे यहाँ 2 सेकंड मैं आपकी पार्टी के भी एग्जांपल्स देता हूं। मैं जब तो योगी बताना आदित्यनाथ चाहूंगा, बनाए गए मैं सीएम माफी यूपी चाहूंगा के, बीच जितेंद्र में। भाई 2 मिनट बस। जब योगी आदित्यनाथ बनाए गए यूपी के सीएम, उनके पीछे अच्छा खासा सांसदी का अनुभव था जी, और संगठन के साथ भी वो मिलकर ठीक ठाक काम करते हमेशा रहे, तो वो वहां पर एक गारंटी थी कि ये शख्स इस पर्सनैलिटी की वजह से सरकार चला सकता है। मैं वो पूछ रहा हूँ वो एक्स्ट्रा फ्लेवर क्या है? स्वप्निल, मैं बीच में एक बार बोलना चाहूंगा। हाँ। मैं बीच में बोलना चाहूंगा। देखिए, बात ऐसा है, ये पासिंग द टॉर्च की बजाय मैं इसे नाम दूंगा, ये आपका एडजस्टमेंट ऑफ द रीजनल। नहीं बिल्कुल गलत बात है। ये केवल जनरेशन क्षेत्रीय चेंज करने की पॉलिटिक्स जिस का- पार्टी में हिम्मत है, नहीं, वो भी है। अगर जिस जितेंद्र पार्टी भाई, अगर में वो भी है तो नई जनरेशन पीढ़ी तो को चेंज हुआ विकसित करने की है। क्षमता वो भी है तो मैं जनरेशन एक तो बात चेंज कहना हुआ है। आप जनरेशन इस फैक्टर को शिफ्ट नहीं करने नकार की सकते कि जिसमें जनरेशन तो क्षमता चेंज है, हुआ है। मैं उस मेरी पार्टी बात को का आप तरफ दे रहा हूं। एडजस्टमेंट कैसे आप ध्यान कहेंगे? से कुछ समझिए। फर्नीचर है जो ये एडजस्ट हो पासिंग द जाएंगे। टॉर्च नेता है, वो सेक्टर की मुख्यमंत्री राजनीति बनाए में, गए हैं, सर, काय का कई एडजस्टमेंट बार है? कई बार क्यों क्या नहीं होता है कि नहीं, एडजस्टमेंट, गलत शब्द का प्रयोग किया है। नहीं, कई बार क्या होता है, फर्नीचर थोड़ी है जो एडजस्ट हो नहीं, जाएगा। बिल्कुल, कोई नेता है मेरी बात राजस्थान का के मैं जवाब और चाहता हूं। मुख्यमंत्री मेरे यहाँ जो बन रहे हैं। सहभागी बैठे हैं, हाँ। मैं चाहता हूं पासिंग द टॉर्च अगर आपको दिख रहा है तो केंद्र की राजनीति में क्यों नहीं? वहां तो पासिंग किया गया कि परंपरा कुछ अलग ही नजर आती है। नहीं, नहीं, हमने जितेंद्र भाई, मोदी के रूप में जितेंद्र नया भाई, चेहरा जितेंद्र दिया, आप भाई, कैसे जितेंद्र बात भाई, कर रहे हैं? जितेंद्र भाई, हमने अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है, जी के ठीक बाद है, 2 मिनट मैं वापस ऑर्डर मोदी मिला रहा आए हूं, हैं। मैं वापस ऑर्डर मिला रहा हूं। 2 मिनट में एक चीज बताता हूं, मैं एक चीज बताता हूं। अगर आप देखेंगे खासकर 90s के एंड से आकर 2023 तक, तो लंबे वक्त तक एक ही चेहरा घुमा है। अभी मोदी और शाह ने उतना वक्त सेंटर में नहीं बिताया है कि उसको हम 20-22 साल के समीकरणों के हिसाब से देखें। वो खुद एक चेंज का हिस्सा है, लेकिन वो जनरेशन चेंज का हिस्सा नहीं है, वो फेस चेंज का हिस्सा है। अटल जी ने प्रमोद महाजन तैयार किया, अटल जी ने सिन्हा तैयार किया, हाँ। अटल जी ने जसवंत सिंह तैयार किए। क्या यहाँ पे दूसरी लेयर तैयार हो रही है? क्या केंद्र हाँ, में पासिंग ठीक है, द टॉर्च हो रहा है? सुरेंद्र सिंह जी, मैं उसी पोर्शन पे आ रहा हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखिए हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो चेहरा लायक नहीं होगा। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या ऐसा उनमें स्पेशल देखा जिसकी वजह से उन्हें इतना लायक समझा गया? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी का पार्ट उन्होंने भी है और आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह जी जब आए, उन्होंने विधायकों से 1 to 1 बात की और सर्वसम्मति से, जिस पे मीडिया बड़ा बवाल कर रहा था कि इनके यहाँ 15 नाम है, 20 नाम है, ये झगड़ा है, वो झगड़ा है। वसुंधरा राजे जी ने खुद दो मिनट, अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, नहीं, ठीक है ना जितेंद्र भाई, 2 मिनट इनको एक बार बात कंप्लीट कर लेने देते हैं, एक बार बात कंप्लीट कर लेने देते हैं। हाँ, वसुंधरा लेकिन राजे आधी जी ने बात नाम, सुनने की मुझे आदत नहीं है। कहाँ लोकतंत्र है? सेंटर में लोकतंत्र क्यों नहीं है? फिर जितेंद्र जी, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है तो कहाँ लोकतंत्र होगा? जिस नहीं, इसके छोटे मोटे एग्जांपल सुरेंद्र भाई। कांग्रेस के जो लोग हैं जिन्होंने इस देश पे आपातकाल थोपा, इस देश पे डिक्टेटरशिप थोपी, वो तो किस मुंह से बात करेंगे? और हमारे यहाँ जितना इंटरनल डेमोक्रेसी है, जितनी खूबसूरती है लोकतंत्र की, नहीं, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। 2 मिनट जितेंद्र भाई, 2 मिनट। सारिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सारिका जी देखिए, मैं क्वेश्चन को रिफ्रेम कर रहा हूँ और थोड़ा सा टॉपिक को डिरेल कर रहा हूँ, और मैं खुद ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, लोगों को भी मजा आएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, मान लिया कि उनके यहाँ 2 चेहरे हैं, उसके भी अपने प्रोज हैं और उसके भी अपने कॉन्स हैं। देखिए, पार्टी में नीचे पत्ता तक नहीं हिलता उसके बिना, और आपके यहाँ तो पेड़ खड़खड़ाने लगते हैं। ऊपर अगर 2 स्ट्रांग चेहरे ना हो
तो कहने का मतलब यह है कि चेंजेस तो आपको भी देखने हैं। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ कि वक्त के साथ में चीजों को बदलना होता है और उसका, लेकिन उसका आप एक सिस्टम होता है, आप एक तरीका होता है उसका। जो आज राजस्थान में जो भजन लाल जी को बनाया, उनकी एक ही योग्यता है, क्योंकि इनको 2024 का चुनाव जीतना नहीं, है। नहीं, नहीं, इनका ठीक है। इनका पूरा का पूरा जो फोकस है नहीं, 2024 के तो आप चुनाव कम से के कम ये ऊपर मान है। रही है ना और कि पार्टी ये देख रही है कि क्योंकि 2024 में वो आगे बढ़त दिखा सकते हैं। इनको ये पता है कि आरएसएस का सपोर्ट के बगैर, आरएसएस के जो सिग्निफिकेंस है उसको ध्यान में रखते हुए, भजन लाल जी की जो अभी आप पूछ रहे थे कि उनकी क्या योग्यता है, उनकी योग्यता, सबसे बड़ी योग्यता यही है कि वो संघ के व्यक्ति ठीक है। हैं और संघ के नजदीक होने से जो तीनों ही व्यक्ति, तीनों को ही जिनको इन्होंने बनाया है, वो संघ के बहुत नजदीकी हैं, संघ की गुड बुक में है। नहीं, और नहीं, संघ दो का सेकंड, 2024 में मोदी जी और शाह जी को दो पता है सेकंड। कि राहुल उसका गांधी पूरा के असर करीबी होना, तो ये राहुल गांधी के इनकी- विश्वसनीय होना, सोनिया गांधी के करीबी होना और सोनिया गांधी के विश्वसनीय होने के भी तो अपने अपने फायदे हैं। राहुल गांधी का विश्वसनीय होना, सोनिया गांधी जी का विश्वसनीय होना, हमारी पार्टी, जो आप एक लेटर की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, तो लोग अपनी बात कह सकते हैं, इसीलिए आज हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। आप ये देखिए बीजेपी के अंदर, नहीं बीजेपी के अंदर कहाँ लोकतंत्र है? बीजेपी में कहाँ लोकतंत्र दूसरी है? तरीके से बीजेपी में सिर्फ दो व्यक्ति हैं, वो बोल रहे थे किसी को बोलने की दो मिनट वहां पर बोलने की आजादी नहीं है, राहुल कोई गांधी बोल जब ही ये नहीं कहते सकता हैं है, कि मेरी वहां कोई जिम्मेदारी बोल ही बनती नहीं है सकता कांग्रेस है। की दो हार की, व्यक्ति सिर्फ तो अपनी पूरी बात कांग्रेस इस बोलते बात पे हैं। पीछे आज उन्होंने, राहुल गांधी से आज चीजें। आप आज जो ये बात कर रहे हैं कि हमने विधायकों से बात करी, राजनाथ सिंह जी से, मैं कह रही हूँ पार्टी कल्चर, ये कौन सा कल्चर है? नहीं, आप दिल्ली आप से लोग भी तो पार्टी एक की लाइन एक का पर्ची प्रस्ताव लेकर पास के करते आते हैं ना हो कि फैसला और आला आप कमान उस लेगा। व्यक्ति से, जितेंद्र भाई बहुत शॉर्ट में बोलिए, मेरे को सुरेंद्र सुरेंद्र सिंह जी से भी सवाल लेना है। और उस व्यक्ति जितेंद्र से भाई वो बहुत शॉर्ट पर्ची में खुलवा बोलिएगा। रहे, मैं बात वो करना मुझे चाहूंगा ये, पहले, ये जो सारिका मैं जी ये कह जी रही जी हैं, स्वप्निल, देखिए इसमें लोकतंत्र की जो बात हो रही है ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, ये लोकतांत्रिक तो कहने मात्र का है, ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ही चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है। एक सिंगल उदाहरण मुझे दे दिया जाए, एक सिंगल उदाहरण, पर्ची भेज बीजेपी देते और उसको बना इस दिया। सेंटर में सेकंड लेयर के बारे में क्या ख्याल है? कहीं नहीं है। दूसरी बात, अब भजन लाल जी पे मुझे अधिकार नहीं क्रिटिसाइज करने का, अभी जश्न का माहौल है, अच्छी बात है, हमारा नेता है, आई अप्रिशिएट। लेकिन अगर भजन लाल जी इतना ज्यादा कर्मठ उनको लोकतांत्रिक तरीके से नजर आता था, तो इनके चेहरे को पहले चेहरा क्यों नहीं बनाया गया? दूसरी बात, पहले चेहरा क्यों नहीं बनाया? और तीसरी एक बात और ऐड करूंगा यहाँ पे, यहाँ कॉकस पार्टी और कैडर पार्टी जो टर्मिनोलॉजी चलती है, इसमें भाई साहब बीजेपी अपने आप को कहाँ स्थापित कर रही है? यहाँ पर आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि जिस किसी भी वॉर रूम में स्ट्रेटेजी डिसाइड हुई, वो बहुत वेल प्लान थी, वो बहुत वेल प्लान थी, इस बात को आप नहीं नकार सकते। आप बीजेपी ऐसे ही सर, लोकतंत्र का मतलब होता है भागीदारी, और भागीदारी ही नहीं है तो कैसा लोकतंत्र? एक शब्द में लोकतंत्र को कहते हैं लोगों की भागीदारी। यहाँ तो यस सर और यस मैडम। सुरेंद्र सिंह जी, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ चेहरे जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के बारे में बोलने की कोशिश की, वो चेहरे साइडलाइन कर दिए गए। आपका लोकतंत्र यूं तो बहुत खूबसूरत होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी उसी पैटर्न पर चलता है जिस पैटर्न पर कांग्रेस चलती है। देखिए, कांग्रेस गांधी नेहरू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बाहर आ नहीं पा रही है। उनके साथ बड़ी समस्या है कि उनके यहाँ कोई विचार तो बचा ही नहीं, जिस विचार को लेके कांग्रेस ने राजनीति शुरू की। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी आज जिस स्थिति में आके पहुंच गई है, आप इसके पीछे सीधी सीधी बात यही है कि ये न तो लीडरशिप चेंज करना चाह रहे हैं और नहीं, विचारधाराओं की बात कोई नहीं करे। दूसरी बात, मैं जितेंद्र जी आप मेरी बात सुनिए, आप जारी रखिए। सुरेंद्र भाई आप जारी रखिए, आप जारी रखिए। हाँ सुरेंद्र भाई आप जारी रखिए। 2018 को आप याद क्यों नहीं करते, जिस दिन अशोक गहलोत जी के नाम का फैसला हुआ? ठीक है, राजस्थान में कितनी पटरियां उखाड़ी गई, कितने जगह सड़कें रोकी गई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता और ठीक है, ये जो कलेक्टिव डिसीजन हुआ है, इसके बाद में कहीं भी किसी भी तरह की आवाज आई क्या? इनके यहाँ तो पटरियां तक उखाड़ दी, इनके यहाँ सड़कें उखाड़ दी गई, सड़कें रास्ते रोक लिए गए, और वो लोग कहते हैं आज इस तरह की बात कहते हैं, डेमोक्रेसी की बात कहते हैं। नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं समझा। किसने पटरियां जब उखाड़ी? अशोक गहलोत जी के नाम का 2018 में निर्णय हुआ, तो पटरी किसकी उखड़ी? सचिन पायलट समर्थकों ने पूरे राजस्थान में, आप भूल गए 2018 की घटना। पटरियां उखाड़ दी गई, राजस्थान में सड़कें रोक ली गई, 5-6 दिन तक तांडव हुआ राजस्थान में, और वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल है, और जितेंद्र भाई मैं सिर्फ 10 या 15 सेकंड आपको दे सकता हूं, तो आप उसको बहुत छोटे में बोलें। आप ये समझ लें कि आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सामना कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नई टीम
या तो वर्ल्ड कप जिता के ला सकती है या पहले राउंड में बाहर हो सकती है। हमने पूर्व में देखा है कहीं पर अगर किसी सीएम ने परफॉर्म नहीं किया है तो मिड टाइम उसको हटाया गया बीजेपी द्वारा। कांग्रेस ने उसको जितना हो सके खींचने की कोशिश की। ये एक डिफरेंस तो है। स्वप्निल, मैं आपकी बात से सहमत हूं पूरी तरह, और जब दो डिप्टी सीएम के चेहरे देखता हूं तो आपकी बात पे 100% बिना किंतु परंतु मैं सहमत हूं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।